अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स को स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर, जिसमें हमने स्टडी किया था कि प्लांट के अंदर वाटर और फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है और इस ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसे वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर बंडल कहा जाता है, जो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। जाइलम वाटर की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है और फूड की ट्रांसपोर्ट फ्लोएम कर रहा होता है। और फिर हमने देखा था कि जाइलम और फ्लोएम प्लांट के अंदर स्टेम के अंदर कहाँ पर मौजूद होता है, रूट के अंदर कहाँ पर मौजूद होता है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा फोकस होगा वाटर की ट्रांसपोर्ट पर, और डेफिनेटली वाटर की ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर कौन कर रहा है? जाइलम टिश्यू कर रहा है। सो सबसे पहले हम जाइलम टिश्यू की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को देखेंगे, फिर देखेंगे कि जाइलम टिश्यू कैसे इन्वॉल्व है वाटर की ट्रांसपोर्ट में। सो चलें स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ जाइलम। ओके, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखी है। सो इस डायग्राम के ज़रिए समझते हैं कि जाइलम टिश्यू कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना होता है और हर एक एलिमेंट का क्या फंक्शन है। सो जाइलम टिश्यू के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, आपने याद रखना है। नंबर 1 ट्रैकेड्स, नंबर 2 वेसल्स, नंबर 3 फाइबर्स, नंबर 4 पैरेन्काइमा सेल्स। ओके, सबसे पहले ट्रैकेड्स को समझते हैं। ट्रैकेड्स याद रखिए लंबे लंबे एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। यहाँ पर ये देख पा रही हैं, ये एक सेल है, इसके ऊपर दूसरा सेल अरेंज है, ठीक है। और ये जो 2 सेल्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं पोर्स के रास्ते, जिन्हें पिट्स कहा जाता है। सो ये जो खाली स्पेसेस या पोर्स हैं या होल हैं, इन्हें पिट्स कहा जाता है, जो 2 ट्रैकेड सेल्स को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से हम ये तो जानते हैं वाटर की ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? जाइलम। सो ट्रैकेड्स क्या करेंगे? वाटर की ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेट्स से वाटर मूव कर रहा है, ठीक है, रूट से अप जा रहा है। सो इस ट्रैकेड एलिमेंट के अंदर या ट्रैकेड सेल के अंदर ये वाटर मूव करेगा। अब सेल का एंड आ चुका है। सेल का एंड हम देखते हैं कि वाल है वो परफोरेटेड है, उसमें होल्स हैं जिन्हें पिट्स कहा जाता है। सो इस पिट के रास्ते ये वाटर मूव करेगा और दूसरे सेल के अंदर एंटर कर जाएगा और फिर उस सेल के अंदर ये वाटर आगे को मूव करता जाएगा, ठीक है। सो आप देख पा रहे हैं कि ट्रैकेड सेल्स क्या कर रहे हैं? वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, बट वाटर की ट्रांसपोर्ट में पिट्स के रास्ते वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। यानी एक सेल से दूसरे सेल में वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक होल से होकर गुजरता है, जिसे पिट कहा जाता है। ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। ओके, सो ये जो सेल्स होते हैं ये बेसिकली डेड सेल्स होते हैं। इनके अंदर जो लिविंग मटेरियल है, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं, ये डेड हो चुके होते हैं सेल्स, सिर्फ इनकी सेल वाल रह चुकी होती है, राइट। सो ताकि आसानी के साथ वाटर मूव कर सके इसके अंदर। ओके, अब सेकंड एलिमेंट की तरफ चलते हैं, जैसे वेसल कहा जाता है। याद रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जाइलम टिश्यू का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट इसी रास्ते से हो रही होती है। सो वेसल क्या है आपने समझ लेना है कि वेसल एक किस्म की ट्यूब है, ठीक है। और आप समझ लें जैसे पाइप नहीं होता जिसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं है और उसके अंदर वाटर फ्लो बड़ी आसानी से हो रहा होता है। सो इसी तरीके से जाइलम के अंदर जो वेसल एलिमेंट है वो सबसे बेहतरीन तरीका है वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि वो कोई भी रुकावट नहीं डालता वाटर के ट्रांसपोर्ट में। जबकि अगर आप ट्रैकेड्स के अंदर देखें तो यहाँ पर एक वाल की रुकावट है, फिर हॉल से होकर गुजरना पड़ता है वाटर को। यहाँ पर ये एक ओपन पाइप की तरह एक एलिमेंट है जिसके अंदर वाटर आसानी के साथ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, राइट। और इस वेसल एलिमेंट के अंदर भी पिट्स होते हैं, डेफिनेटली पोर्स होते हैं, बट वो रास्ते में रुकावट नहीं डाल रहे होते। उन पोर्स के रास्ते क्या होता है? वाटर, अगर इस पाइप से वाटर ने निकलना है, इस वेसल से निकलना है, तो इस पोर के रास्ते वाटर निकल कर सेल की तरफ जाएगा जिस सेल को वाटर की ज़रूरत है। सो पिट्स जो हैं, होल्स जो हैं, वो वेसल्स के अंदर भी मौजूद हैं, बट उनका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है कि अगर वाटर को बाहर निकालना है तो इस पिट के रास्ते ये वाटर बाहर निकलेगा, जबकि जो वेसल्स ट्रैकेड्स हैं उनके अंदर पिट्स वाटर की मूवमेंट टुवर्ड्स अदर सेल्स करवा रहे होते हैं। यानी सेम जो ट्रैकेड की लाइनिंग है उसके अंदर पिट्स के रास्ते वाटर की मूवमेंट हो रही होती है। ओके, जो वेसल का एलिमेंट है इसे देखते हैं बनता कैसे है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखिए जो प्लांट के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो सिलेंड्रिकल हो जाते हैं, ऐसे लंबे लंबे हो जाते हैं। लेट्स से इस पेन की तरह वो सेल लंबा हो चुका है, ठीक है। उसके अंदर की जितने भी लिविंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो डेड हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलीज वगैरह, और सिर्फ सेल वाल रह जाती है, ठीक है। अब सेल वाल रह चुकी है, अंदर से ये हालो हो चुका है, ठीक है। ओके, अब दूसरा सेल आ गया, ठीक है, वो इसके ऊपर आकर ऐसे अटैच हो जाता है,
ठीक है। अब ये दोनों डेड सेल्स हैं, ये ऐसे अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर इनकी जो सेल वॉल होती है ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ये आपस में इस तरीके से जुड़ जाते हैं और अंदर से खाली स्पेस रह जाती है। सो इस तरीके से एक वेसल बन जाती है, ठीक है, एक पाइप सा बन जाता है जो रूट से लेकर लीफ तक जा रहा होता है और उसमें कोई रुकावट नहीं होती, बिल्कुल स्मूथ होता है ताकि वाटर की ट्रांसपोर्ट आसानी से होती रहे। सो ये वेसल एलिमेंट की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। और वेसल एलिमेंट को अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ सेल वाल होती है और सेल वाल में जो सेकेंडरी सेल वाल है वो बहुत ज़्यादा होती है। और सेकेंडरी सेल वाल हमें पता है किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, लिग्निन से। और लिग्निन बहुत इम्पॉर्टेंट और हार्ड मटेरियल है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है इस वेसल एलिमेंट को, ताकि ये अंदर को पिचक ना जाए और वाटर की ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब ना हो, राइट। सो वेसल को स्टडी कर लिया। अब थर्ड एलिमेंट जाइलम टिश्यू के अंदर स्टडी करते हैं जिसे फाइबर्स कहा जाता है, जो कि सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करते हैं वेसल एलिमेंट को, ताकि वेसल एलिमेंट या ये जो पाइप है आप समझ लें, पाइप के इर्द गिर्द एक लेयर सी बनी होती है फाइबर्स की, जो कि एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि जो पाइप है वो पिचक ना जाए और वाटर की ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब ना हो। ओके, ये जो फाइबर्स हैं ये बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स हैं, यानी स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलकर बने होते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आप जानते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की जो सेकेंडरी सेल वाल है वो मौजूद होती है, उसमें लिग्निन होता है। सो इसका मतलब है ये फाइबर्स बड़े हार्ड होते हैं और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा के अंदर लिग्निन मौजूद होता है। सो बेसिकली ये जो सेल्स हैं ये ऐसे लंबे से हो जाते हैं और मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, इनके अंदर के मटेरियल ख़त्म हो जाते हैं और फाइबर सा रह जाता है जो कि सराउंड कर रहा होता है वेसल्स को। यानी ये जाइलम वेसल है, इसके इर्द गिर्द फाइबर की आप एक लेयर बना दें तो एडिशनल कवरिंग प्रोवाइड कर देते हैं ये फाइबर्स के एलिमेंट्स, और सपोर्ट और स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं। ओके, सो ट्रैकेट्स भी डेड सेल्स हैं, वेसल्स भी डेड सेल्स हैं, फाइबर्स भी डेड सेल्स से मिलकर बनते हैं। अब फोर्थ जो एलिमेंट है जो कि लिविंग एलिमेंट है जाइलम टिश्यू का, उसे पेरेनकाइमा सेल्स कहा जाता है। सो वेसल के इर्द गिर्द फाइबर के बाहर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें पेरेनकाइमा सेल्स कहा जाता है, जो बेसिकली कैम्बियम भी हम उन्हें कहते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर फ्लोएम मौजूद होता है। सो ये पेरेनकाइमा सेल फ्लोएम के साथ भी मौजूद होते हैं और जाइलम के साथ भी मौजूद होते हैं, और ये ओनली लिविंग एलिमेंट हैं। लिविंग का मतलब क्या है कि ये लिविंग हैं तो इनके अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, और अगर न्यू जाइलम की टिश्यूज़ बनाने हैं तो ये सेल्स बना कर देते हैं। न्यू ट्रैकेट्स टिश्यूज़ बनाने हैं, ये न्यू ट्रैकेट टिश्यूज़ बना के देते हैं। और कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है तो ये पेरेनकाइमा सेल एडिशनल रोल या हेल्प कर रहे होते हैं जाइलम टिश्यू की। क्लियर हो गया। सो ये स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर ली। दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जाइलम टिश्यू 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ट्रैकेट जो लंबे लंबे सेल्स होते हैं और एक सेल दूसरे सेल के साथ पेट के रास्ते अटैच होता है। वेसल्स जो कि सेल्स इस तरीके से आपस में मिक्स हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं कि एक ट्यूब सी बन जाती है, और इस ट्यूब के अंदर वाटर का फ्लो आसानी के साथ हो रहा होता है। फाइबर्स स्क्लेरेनकाइमा सेल्स लंबे और डेड हो जाते हैं और ये एडिशनल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। वेसल के इर्द गिर्द ये आ जाते हैं और वेसल्स को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। और पेरेनकाइमा सेल जो कि गिव राइज करते हैं न्यू जाइलम टिश्यूज़ को। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको इतनी यहाँ तक आनी चाहिए। ओके, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन तो हमने देख ली जाइलम की। अब हम देखते हैं कि जाइलम फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। हम जानते हैं कि जाइलम के ज़रिए वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है अप टू द लीव्स। यूजली ऐसे ही होता है कि रूट से पानी ने ट्रांसपोर्ट होना होता है इनटू द लीव्स, और लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है। सो ये रूट आ गया, ठीक है, अंडरग्राउंड पोर्शन जिसे रूट कहा जाता है, और ये प्लांट का ऊपर वाला पोर्शन है जिसे स्टेम कहा जाता है, और ये एक लीफ मैंने ड्रा कर रखा है। अब हम जानते हैं कि रूट के अंदर सेंटर में यहाँ पर जाइलम टिश्यू मौजूद होता है। लेट्स से ये जाइलम टिश्यू है जो स्टेम में भी मौजूद है और फिर लीफ तक गया हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले होना क्या है कि वाटर ने ट्रांसपोर्ट होना है, रूट के अंदर एंटर होना है, और यहाँ से वाटर ने फिर ट्रांसपोर्ट होकर लीफ तक जाना है। तो वाटर जो मूव करता है वो 3 तरीक़ों से करता है। नंबर 1 ऑस्मोसिस, नंबर 2 कैपिलरी एक्शन, नंबर 3 ट्रांसपिरेशन। याद रखिए ये तीनों मैकेनिज़्म जो हैं ये डिफरेंट है, बट तीनों मैकेनिज़्म में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। सो हम कह सकते हैं ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है एक किस्म की, राइट। सो सबसे पहले ऑस्मोसिस के मैकेनिज़्म को समझते हैं। हम जानते हैं कि रूट्स ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं और ज़मीन के अंदर वाटर मौजूद होता है अलॉन्ग विद मिनरल्स। ठीक है, अब इस वाटर ने एंटर होना है इनसाइड द रूट्स, और ये वाटर कैसे एंटर होगा? आप जानते हैं रूट्स के इर्द गिर्द रूट हेयर्स मौजूद होते हैं जो कि बेसिकली
एपिडर्मल सेल की एलोंगेशन होती है, ऐसे लंबा सा एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो रूट हेयर बना रहा होता है, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अपटेक हो सके, राइट। सो यहाँ पर वाटर प्लस मिनरल मौजूद है, ये रूट हेयर के रास्ते सेल के अंदर एंटर हो जाएगा वाटर, और जब सेल के अंदर या अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाटर एंटर होता है तो उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑस्मोसिस देखने को मिलता है, ऑस्मोसिस। और होता कैसे है कि सॉइल के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और रूट के अंदर कम होती है, जिसकी वजह से वाटर सॉइल से रूट के अंदर एंटर हो जाता है। दूसरा मैकेनिज़्म क्या है कि सॉइल के अंदर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन वो कम होती है और रूट के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है। ये सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो लेक्चर्स देख लें ताकि आपको आसानी हो समझने में। ओके, सो ये जो वाटर है ये जहाँ पर मूव करता है, फिर यहाँ से मूव करके ये जाइलम टिश्यू के अंदर चला जाता है, ठीक है। यहाँ से वाटर मूव किया इनसाइड द रूट और ये सेल से होता हुआ सीधा इस वेसल के अंदर एंटर हो जाता है, और फिर बाकी काम इस वेसल का है कि इस वाटर को आगे ट्रांसपोर्ट करना है। बट ये वाला जो मैकेनिज्म है इसे थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, ऑस्मोसिस रूट्स के अंदर कैसे होती है। जैसे मैंने आपको बताया एपिडर्मल सेल एलोंगेटेड सा होता है, ये रूट हेयर आ गई और बाहर वाटर मौजूद है, और ये वाटर जब ज़्यादा क्वान्टिटी में है और इस रूट हेयर के अंदर कम क्वान्टिटी में है तो ये वाटर एंटर हो जाएगा इनसाइड दिस सेल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाएगा, राइट। अब ये वाटर जैसे यहाँ पर एंटर हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा हो चुकी है और ये आगे यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएगा। अब ये यहाँ से इस सेल के अंदर मूव करेगा, ठीक है, इस सेल से इस सेल में मूव करेगा, इस सेल से इस सेल में मूव करेगा, यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से फाइनली ये जाइलम के अंदर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, जाइलम वेसल है, जाइलम के अंदर इस तरीके से एंटर होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो वाटर मूव कर रहा होता है इसके दो पाथवेज होते हैं, एक सिम्प्लास्ट पाथवे होता है और एक एपोप्लास्ट पाथवे होता है। सिम्प्लास्ट पाथवे कौन सा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के रास्ते। आप जानते हैं कि सेल्स के दरमियान, एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान पोर्स मौजूद होते हैं। लेट्स से ये एक पोर है, इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। इस पोर के रास्ते वाटर जो है निकलेगा और यहाँ दूसरे सेल में भी एक पोर है और इस पोर के रास्ते इधर इंटर हो जाएगा। सो ये प्लाज्मोडेस्माटा के अक्रॉस वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही है। सो जब प्लाज्मोडेस्माटा के अक्रॉस वाटर की ट्रांसपोर्ट हो तो उस पाथवे को हम सिम्प्लास्ट पाथवे बोलते हैं। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म के जरिए भी वाटर मूव करता है जिसे एपोप्लास्ट पाथवे कहा जाता है, जो बेसिकली सेल वाल और मिडल लेमेला के जरिए मूव कर रहा होता है। यानी लेट्स से वाटर ने इस सेल से यहाँ इस सेल की सेल वाल में एंट्री की और सेल वाल से ये एंटर हुआ और यहाँ पर थोड़ी सी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से गुजर कर फिर सेल वाल में एंटर हुआ। सो ये जो पाथवे बन रहा है ये कौन सा, एपोप्लास्ट पाथवे। सो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। सो बेसिकली हो क्या रहा है, आप देख पा रहे हैं ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट हो रही है वाटर की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और करते करते जाइलम वेसल तक ये वाटर पहुंच जाता है। सो ये सारा मैकेनिज्म ऑस्मोसिस के जरिए हो रहा होता है। अब जाइलम वेसल के अंदर जब पानी आ जाता है तो दो मैकेनिज्म से आगे मूव करता है, नंबर 1 कैपिलरी एक्शन, नंबर 2 ट्रांसपिरेशन। सो सबसे पहले कैपिलरी एक्शन को देखते हैं। कैपिलरी एक्शन को समझने के लिए आपको वाटर की दो प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, एक कोहेशन, नंबर 2 एडेशन। वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 कोहेशन, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। वाटर के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से आप जानते हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड होता है। यानी इसका मतलब यह है कि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अगर जुदा करना है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करनी पड़ेगी, जो इतनी आसान नहीं है तोड़ना। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो एडेशन है। एडेशन का मतलब ये है कि वाटर सरफेसेस के साथ स्टिक करता है। जैसे बोर्ड के ऊपर आप वाटर डालेंगे तो कुछ कतरे यहाँ पर अटैच रह जाएंगे, ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी को एडेशन की प्रॉपर्टी कहा जाता है। और कोहेशन और एडेशन ये दोनों अलाउ करते हैं वाटर को इस वेसल के अंदर या इस कैपिलरी के अंदर मूव करवाने में। ये वेसल बेसिकली क्या है, एक कैपिलरी है, ठीक है। सो इस कैपिलरी के अंदर ये वाटर मूव कर रहा होगा ऊपर की तरफ। कैसे मूव करेगा कि लेट्स से वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ चुके हैं वेसल के अंदर, ठीक है। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके अंदर प्रॉपर्टी है कि ये सरफेस के साथ अटैच हो सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को एडेशन कहा जाता है। सो वाटर के मॉलिक्यूल इस वेसल एलिमेंट्स या वेसल के साथ
वेसल की वॉल के साथ अटैच होते जाएंगे। सो यहाँ पर ऐसे अटैच होते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये अटैच होकर आगे मूव करते जाएंगे, ये अपने पीछे कोहेशन यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें भी ऊपर खींचते जाएंगे। सो इस तरीके से वाटर की मूवमेंट ऊपर की तरफ होती जाएगी, ठीक है। सो इस मैकेनिज्म को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। ये मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, अगर आप किसी बॉटल के अंदर वाटर लें या किसी भी जार के अंदर वाटर लें, उसमें आप एक पीस ऑफ पेपर थोड़ा सा डिप कर दें तो आप देखेंगे कि वाटर उस पीस ऑफ पेपर में ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी उस एरिया में मूव करेगा जो कि डिप नहीं है वाटर के अंदर। सो बेसिकली क्या है, जाइलम मौजूद होते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, जो कि कैपिलरीज हैं, वेसल्स हैं, और उनके रास्ते वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है बाय यूजिंग दीज टू प्रॉपर्टीज़, कोहेशन एंड एडेशन, ठीक है। सो इस तरीके से कैपिलरी एक्शन या मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा होता है। ओके, चलें, अगर छोटा प्लांट है वहाँ पर तो ये मैकेनिज्म हमें समझ आता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा प्लांट है जैसे कि यूकलिप्टस को अगर हम देखें जो कि 60 to 70 मीटर तक ग्रो कर सकता है, और उस प्लांट के अंदर अगर आपने वाटर की ट्रांसपोर्ट करवानी है तो डेफिनेटली कैपिलरी एक्शन ग्रेविटी की मदद से इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रहा होगा। सो वहाँ पर जो थर्ड वे आ जाता है जिसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है, ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो जाता है। ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या है, एवापोरेशन ऑफ वाटर है फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ लीव्स, ठीक है, यानी लीव से जो वाटर एवापोरेट होता है उसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। और उससे होता क्या है कि लीव के अंदर वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। सो पीछे से जो वाटर आ रहा है उसे ये वाटर पोटेंशियल अपनी तरफ खींचता है। सो कोहेसिव फोर्स और एडेशन फोर्स जो हैं ये काम करती हैं, यानी कैपिलरी एक्शन साथ में काम करते हैं और ट्रांसपिरेशन, ये दोनों मिलकर वाटर की ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं। इस मैकेनिज्म को मैं आपको इस डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ। अभी तक हमने ऑस्मोसिस को स्टडी कर लिया, कैपिलरी एक्शन को स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं कि कैपिलरी एक्शन को फास्ट करने के लिए एक और मैकेनिज्म आ चुका है जिसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। और इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, ट्रांसपिरेशन क्या है कि लीफ के एरियल पार्ट से वाटर का रिमूवल है, एवापोरेशन है, ठीक है। सो ये एक लीफ को लेट से काट दिया है, ठीक है, ये एक पत्ता था, इसको ऐसे काट के ऐसे पतला एरिया हमने ऊपर करके देखा, ये लीफ का ऊपर वाला पार्ट है, ये लीफ का नीचे वाला पार्ट है। नीचे वाले पार्ट में आप जानते हैं स्टोमेटा मौजूद होता है, ऊपर वाले पार्ट पे एक क्यूटिकल लेयर मौजूद होती है ताकि वाटर का रिमूवल ऊपर से ना हो पाए धूप में, ताकि वाटर की डिहाइड्रेशन कम से कम हो प्लांट के अंदर, राइट। सो ये सबसे ऊपर वाले सेल की लेयर को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस, राइट। सो ये ऊपर वाला पार्ट है, सो ये अपर एपिडर्मिस है, और नीचे वाली सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, जो निचले साइड पे सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। सो ये अपर एपिडर्मिस आ गया, लोअर एपिडर्मिस, इसके दरमियान लीफ के दरमियान में कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। जो ऊपर वाली साइड पर सेल्स मौजूद होते हैं उन्हें पेलिसैड मेसोफिल सेल्स कहा जाता है, जो बेसिकली पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। और ये पेलिसैड इसलिए कहलाए जाते हैं कि ये कॉलम टाइप होते हैं, लंबे लंबे से सेल्स होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। फिर अगर हम सेंटर में आएँ तो सेंटर में जाइलम बहुत सारे मौजूद होते हैं लीफ के सेंटर में। ये जाइलम वेसल है जो कि जिसका काम क्या है, वाटर लेकर आना अप टू द लीफ, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर वाटर आ चुका है और ये वाटर क्या कर रहा है, उससे पहले मैं आपको ये दूसरे टिश्यूज़ का भी बताऊँ। ये ऊपर वाली साइड पे पहली साइड मेसोफिल टिश्यूज़ हैं, नीचे वाली साइड पे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स या टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, राइट। स्पॉन्जी का मतलब क्या है कि इनके अंदर ज़्यादा एयर स्पेसेस हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये सेल एक दूसरे से दूर दूर मौजूद हैं और एयर स्पेसेस इनके अंदर मौजूद हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ से इन एयर स्पेसेस से वाटर की ट्रांसपोर्ट हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है। सो लेट्स से जाइलम में पानी आ चुका है, ठीक है, कैपिलरी एक्शन से इधर तक वाटर पहुँच चुका है। अब ये वाटर यहाँ से निकलेगा इनटू द स्पेस, और स्पेस में जैसे ही निकलेगा तो ये स्टोमेटा मौजूद है, ये गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटा दिन के वक्त ओपन होता है। सो यहाँ से स्टोमेटा के रास्ते ये वाटर एवापोरेट हो जाएगा और इस एवापोरेशन को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वाटर एवापोरेट हो रहा होगा तो यहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, जाइलम के इस पार्ट में वाटर की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, कमी होगी, राइट। सो इस कमी को पूरी करने के लिए ये वाले जो वाटर के सेल्स हैं, जो जैसे बाहर वाटर के सेल्स नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर को निकल रहे होंगे, ये पीछे वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स को खींचेंगे। और पीछे वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स को कैसे खींचेंगे, विद द हेल्प ऑफ कोहेशन प्रॉपर्टी, राइट। और आल्सो विद द हेल्प ऑफ एडेशन ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आते जाएंगे। सो यहाँ पर वाटर की कमी हो रही है, ठीक है, उस कमी को पूरी करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर को खींचे चले आ रहे हैं। सो इस मैकेनिज्म को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। सो इन तीन तरीक़ों से वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है।
राइट। सो यहाँ इस डायग्राम के ज़रिए मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। सबसे पहले ऑस्मोसिस का मैकेनिज़्म होता है जिसमें वाटर सॉइल से एंटर करता है इनसाइड द रूट और रूट के जाइलम वेसल तक मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और दो पाथवे को चूज़ करता है, सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट पाथवे को चूज़ करके जैसे ही ये वाटर जाइलम वेसल के अंदर एंटर होता है तो वहाँ पर कैपिलरी एक्शन स्टार्ट हो जाता है जो कि कोहेशन और एडेशन प्रॉपर्टी की मदद से ये वाटर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे ही ये वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म भी परफॉर्म हो रहा होता है, जिसमें यहाँ लीफ से वाटर जो है वो कंटिन्यूसली लीक आउट हो रहा होता है, एवापोरेट हो रहा होता है। जैसे ही वाटर एवापोरेट होता है तो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होता है, पानी की कमी हो जाती है। उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए पिछले मालिक्यूल वहाँ पर फ्लो करना शुरू करते हैं। सो वो जैसे ही मालिक्यूल फ्लो करना शुरू करते हैं पिछले मालिक्यूल्स को खींचते रहते हैं। सो इस तरीके से एक कंटिन्यूस फ्लो बन जाता है वाटर की ट्रैवलिंग का। ठीक है, सो इस तरीके से वाटर ट्रैवल कर रहा होता है एरियल पार्ट ऑफ प्लांट की तरफ। सो होपफुली सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह।